जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए बिहार सुपर टेट के प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देर ना करते हुए आइए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 141 को। कह रहा है प्रश्न नंबर 141, कुछ ऐसे जीवन कौशल का उदाहरण दीजिए जिसमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिले। पहली चीज़, क्या आग्रहित अध्ययन प्रतिबंध, दूसरों के देखभाल एवं संबंधों में सुधार, या आग्रहिता संबंध प्रबंधन, स्वयं की देखभाल एवं संबंधों के सुधार, भ्रमण करना, शिक्षक से चर्चा करना, मित्रों से विषय की जानकारी, संबंधों में सुधार करना। अगला है, कह रहा है संबंध प्रबंधन, जीवन के में सकारात्मक बने रहना, या पेशेवर आग्रहित या स्वयं की देखभाल करना। अच्छा देखिए, जीवन का कौशल का उदाहरण देना है तो जीवन कौशल कैसे हो सकता है? स्वाभाविक है, आप बताइए। तो ये जीवन कौशल सीधा सीधा आप जानते हो, भ्रमण करोगे और अपने मित्रों से विषय की जानकारी लोगे और टीचर से इस सब्जेक्ट पर चर्चा करो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के। अब यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला लाजवाब रहेगी आपके लिए। कह रहा है अधिगम के, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ना, तब समझ में आएगा, तब अच्छा लगेगा। ये प्रश्न चल कह रहा है अधिगम की किस सिद्धांत में विद्यार्थी शिक्षण की नकल करता है? क्या अनुकरण सिद्धांत, अनुग्रह सिद्धांत, निश्चयवादी सिद्धांत, या आग्रही सिद्धांत? अच्छा बताइए, नकल किस में करेगा? जब किसी को देखेगा, नकल या अनुकरण का मतलब होता है, एक एक समझिए। अनुग्रह, पहले अनुकरण का मतलब समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है, किसी को देखकर वो अपने कामों में सुधार करता है, तो वो क्या कहलाता है? अनुकरण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकरण करना कहलाता है। जैसे टीचर पढ़ाता है और बच्चे उसको देख कर पढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनुकरण करना, यानी यही क्या कहलाएगा? नकल करना कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अनुग्रह करना का मतलब क्या होगा? अनुग्रह का मतलब होगा कि आप टीचर से रिक्वेस्ट करो। निश्चयवादी का मतलब क्या होगा? आप स्थिरता रहो, कोई मतलब नहीं, आप पढ़ाया जाए। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में। आइए देर ना करते हुए समझने का व्यवहार करते हैं। पेशेवर संगठन पेशेवर आचरण एवं नैतिकता की स्थापना हेतु किन तत्वों को प्रमुखता देता है? क्या ईमानदारी, पारदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा, कानून का पालन? बिल्कुल नहीं करता। कर्तव्यनिष्ठा बिल्कुल नहीं करता वो। अगला, अपारदर्शिता बिल्कुल रहती है, ये रहती है। अध्ययन बिल्कुल नहीं करता। ईमानदारी करता है, कानून का पालन करता है। अगली बात आती है धोखेबाजी, बिल्कुल। गैर जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं करता। पारदर्शिता नहीं करता। अब बचा क्या? कानून का पालन भी नहीं करता। तो बचा है ईमानदारी, पारदर्शिता, वफादारी, कानून का पालन, ये दोनों करता है एक पेशेवर। ऑब्वियसली यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में कह रहा, एक अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? क्या दोषपूर्ण होना चाहिए? अगर दोषपूर्ण होगा तो कोई उससे मित्रता नहीं करेगा। यौनसपूर्ण होना चाहिए,
तो ये तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैत्रीय संबंध नहीं हो गए तो कोई मतलब नहीं, यौनपूर्ण संबंध नहीं होना चाहिए। योजनागत संबंध बिल्कुल नहीं, आप योजना बनाकर किसी से मित्रता करोगे कि आप उससे पैसा लेना है, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगला मित्रतापूर्वक, बिल्कुल सही है। ऐसा संबंध आप अगर बनाओगे तो आप एक अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति रहोगे। जैसे अगर आपका संबंध मैत्रीपूर्ण है तो आप किसी से कुछ भी कर सकते हो, यानी मित्रता रहेगी तो आप उससे पैसे भी ले सकते हो, उधार भी दे सकते हो, और उससे अपने जीवन के बारे में अच्छे अच्छे अध्ययन भी ले सकते हो। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा ये प्रश्नों की श्रृंखला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 की। लिखा है, क्लेटन एल्डरफर्न ने किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लेटन एल्डरफर्न ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या ERG का सिद्धांत, या ECG का सिद्धांत, या EMR का सिद्धांत, या EMP का सिद्धांत? ये किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ERG का सिद्धांत। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ERG के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? एल्डरफर्न थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात को समझते हैं और एक एक करके डिस्कस करने शुरू करते हैं। कह रहा, अध्यापक को शिक्षण से पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना कहलाता है। क्या अध्ययन अध्यापन की दक्षता, शिक्षक शिक्षण की दक्षता, पाठ पुस्तक की दक्षता, या विषय वस्तु की दक्षता क्या कहलाता है? ज़रा हमें जवाब दीजिए, क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या अध्ययन अध्यापन की दक्षता? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि शिक्षण कर रहे हो और पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। अध्यापन की दक्षता थोड़ी कहलाएगी। चलिए, क्या शिक्षक शिक्षण की दक्षता? यही तो बात है, ऊपर वाला नहीं कहलाएगी। पाठ्य पुस्तक की दक्षता बिल्कुल नहीं कहलाएगी। ये अगर आप पाठ्यक्रम की विशेषता कर रहे हो तो विषय वस्तु की दक्षता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? विषय वस्तु की दक्षता कहलाएगी। आपने विषय में एक क्रमवार, देखिए पहले आपको सरल दिया जाता है, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, ऐसी ही चीज़ें दी जाती है, सरल से जटिल की ओर चलती है। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो यहाँ विषय वस्तु की दक्षता होगी अगर वो विश्लेषण कर रहा है अच्छे तरीके से, क्रमबद्ध। तो क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विधि शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? आप जानते हो, विषय वस्तु विधि बिल्कुल सही है। ये है कुछ भ्रमण एवं अध्ययन विधि, सुपर इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी विधि अगर मानी जाएगी तो भ्रमण एवं अध्ययन। अध्ययन अध्यापन विधि टीचर पढ़ाता, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमज़ोर विधि, क्योंकि बच्चा देखिए अगर पुस्तक 2500 चीज़ आप लाद देगो, अच्छी पुस्तक, देखिए अगर अच्छी पुस्तक ना हो, रंग बिरंगी ना हो, तो पुस्तक का पढ़ने का मन ही नहीं करता अध्यापक का, बच्चों का। तो इसलिए अध्यापक की सबसे कमज़ोर विधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी? पाठ्य पुस्तक विधि। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? क्या गांधी जी का है, क्या सर पल्लव राधाकृष्णन का है, या राजेंद्र प्रसाद का है, या जवाहरलाल नेहरू का है? तो शिक्षक की कथनी जो कहे वही करे, इसका कथन कहने वाले व्यक्ति जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। शिक्षक की कथनी और करनी में दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, ये बात भी कहने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, महात्मा गांधी जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का ये सबसे लाजवाब प्रश्न और अंतिम स्लाइड लेकर हाजिर हुए हैं आपके पास। चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है, पुरस्कार का वह प्रकार जिसमें छात्र को मासिक रूप से या वर्ष में
एक बार एक मुश्त राशि दी जाती है कहलाती है? क्या पारितोषिक के रूप में दी जाती है, या छात्रवृत्ति के रूप में, या मुआवजे के रूप में, या भत्ते के रूप में? अगर छात्र को देने की बात आएगी तो मुआवजा दोगे नहीं, भत्ता दोगे नहीं। हाँ, अब आता है प्रोत्साही, ये भी नहीं दोगे। तो आप देते क्या हो एक मुश्त में उस पर छात्र को? क्या देते हो? छात्रवृत्ति देते हो एक मुश्त में। छात्र मासिक रूप से नहीं देते बल्कि वार्षिक रूप में देते हो, छात्रवृत्ति देते हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा निरादर, अवहेलना एवं प्रताड़ना किस प्रकार का दंड है? आप जानते हो, अगर आप किसी चीज़ का निरादर कर दो और उसकी बुराई करने लगो और उसको प्रताड़ना, मारो पीटो मत से प्रताड़ना करना शुरू कर दो, तो आप जानते हो उसको नैतिक दंड नहीं दे रहे हैं, उसको पारिवारिक दंड नहीं दे रहे हैं, उसको शारीरिक दंड नहीं दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? सामाजिक दंड दे रहे हैं। अगर उसके समाज में उसकी बुराई कर रहे हो तो वो क्या होगा? सामाजिक दंड होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो हमें जवाब दीजिए कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।